Good morning, all of you. See what we have done up till now, a small recap summary, and then we will proceed. In fact, I have completed this accounting standard. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो गया था. सर्विस प्रोवाइडर्स का कॉस्ट कौन सा लेना है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सर्विस गिविंग एंड एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट. सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक मेरे लेक्चर के लिए कैमरामैन है, एडिटर है, ये डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स है. इनकी सैलरी वेजेस लेनी है सर्विस के कॉस्ट में. और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है लाइक रेंट ऑफ स्टूडियो, सो ये सब अपने को ऐड लेना है. इनको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएगी अपने को. फिर उसके बाद में मैंने सिखाया था कंप्यूटेशन, आज के लेक्चर में कंप्यूटेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सी कंप्यूटेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग. नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, तो अपने को मिल जाएगा एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स. आज कोई भी सामान बेचते हैं हम लोग, सपोज 1 लाख रुपए में बेचा और उस पर अगर कमीशन एजेंट को 2000 का कमीशन दे दिया तो हाथ में तो 98 ही आया ना. तो कोई पूछेगा कितने में बेचा तो 98 ही बोलेंगे ना. और 98 कैसे बोलेंगे, जो भी मार्केट में सेलिंग प्राइस था उसमें से बेचने पे 2000 का खर्चा लगा वो माइनस किया. सो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें से 2000 सेलिंग एक्सपेंसेस और फिर मिला वो एनआरवी. ये आया एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स. अच्छा, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करना है, कॉस्ट पहले निकाल चुके हैं हम लोग और एनआरवी वर्किंग मैंने दे दी. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दोनों में से भी जो लोअर होगा. और अगर एनआरवी पे ले रहे हैं, मतलब अगर एनआरवी पे ले रहे हैं कॉस्ट पे नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये एंट्री पास करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस के लिए, वैल्यूएशन लॉस टू इन्वेंट्री एंड ट्रांसफ़र वैल्यूएशन लॉस टू पीएनएल. ठीक है ना. फिर उसके बाद में आता है रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन. रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट तो पहले निकालना सीख ही लिया था. रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन, सी रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कब करना है, जब फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस, जब फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस बिलो कॉस्ट हो जाए. जब तक फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस कॉस्ट या अबव कॉस्ट रहती है, जब तक फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस कॉस्ट या अबव कॉस्ट रहती है, तब तक रॉ मटेरियल्स को हमको वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट प्राइस पे. लेकिन अगर फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस बिलो कॉस्ट हो जाती है, अगर फिनिश गुड्स को हम लोग एनआरवी पे वैल्यू करते हैं, तो फिर रॉ मटेरियल्स का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होगा. ये मैंने ना तुमको समरी पॉइंट में लिखा है, देख लो, समझाते समय डिटेल में समझा दिया था. फिर फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज आर वैल्यूड एट कॉस्ट. इफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, then in that case raw materials or supplies will be valued at cost or NRV whichever is lower. वो जो NRV है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला जाता है. सी इंटर में मैंने उसको NRV नहीं बोल के रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला था. फिर उसके बाद में सीखा वैल्यूएशन ऑफ WIP स्टॉक. अरे वैल्यूएशन ऑफ WIP स्टॉक में क्या करने का, अपने को कॉस्ट ऑफ WIP दिया होगा प्रॉब्लम में, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, तो इससे मिलेगा एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स. लेकिन सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश बनाने में खर्चा करना पड़ता है ना, तो सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स में से वो एक्सपेंसेस माइनस कर दो. सो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन माइनस करने का. इसका लॉजिक ये बताया था, सपोज अगर 530 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स है, इफ़ दिस इज़ कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, उसमें 310 रुपये और खर्चा करेंगे तो वो फिनिश गुड्स बनेगा, वो फिनिश गुड्स बनेगा. तो 840 रुपीज़ का फिनिश गुड्स का कॉस्ट. अरे 530 कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और 310 रुपये का खर्चा करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 840. सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स है, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स है 750 रुपया. ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स. ये बेचने में अगर 4% का कमीशन लगता है, या बेचने पे सपोज 50 रुपये का कमीशन लगता है, तो फिर 750 माइनस 50 700 रुपया. तो ये
कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये NRV ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन क्या अपने को सेमी फिनिश चाहिए ना, तो ये 310 अगर माइनस करेंगे तो ये 530 मिलेगा, तो ये 700 में से भी 310 माइनस करने का, और फिर जो मिलेगा वो NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। इन शॉर्ट NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स में क्या करने का, फिनिश गुड्स की NRV माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो अपने को मिल जाएगा NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। इन दैट केस वी विल गेट NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। चलो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग ने किया था वैल्यूएशन ऑफ, फिर कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे लेना है सेमी फिनिश गुड्स को भी। फिर उसके बाद आ गया वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स। अगर कुछ गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है सेल का, तो फिर उसके लिए NRV इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो उसका वैल्यूएशन कब करेंगे, उसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा होगा कोई भी रीज़न से, तो फिर से कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, अदरवाइज कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये आ गया वैल्यूएशन प्रिंसिपल। इसके बाद आ गया कॉस्ट फार्मूलाज। अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स है तो फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट, उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अगर रिटेल स्टोर है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो रिटेल वैल्यू मेथड फॉलो करेंगे। और वो क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स है तुम्हारे शॉप में, रिटेल शॉप में, उसकी सेलिंग प्राइस, उसमें से जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज है माइनस कर लो, और जो बच गया वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेकिन ये तभी फॉलो करोगे जब तुम लोग इंडिविजुअल स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपेंसिव स्टॉक लाइक ज्वेलरीज, हर एक ज्वेलरी आइटम अलग होती है, यूनिक होती है, उसमें गोल्ड प्लस लेबर चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, डिज़ाइनिंग सबकी अलग होती है, तो हर एक आइटम का कॉस्ट अलग अलग निकालना चाहिए। एवरी इन्वेंट्री इज़ इंडिविजुअल इन्वेंट्री एंड सेपरेट आइडेंटिफाई करना है उसका कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो भी लगा। एंड दिस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज़ फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स। स्टॉक है, ज्वेलरीज है, लिफ्ट है, एस्केलेटर्स। क्या कोई स्टॉक में तो रखता है क्या लिफ्ट, कोई बेचने वाला है? किसी का बिजनेस है लिफ्ट सेल करना, जो बिल्डिंग में लिफ्ट्स लगती है ना, मॉल्स में लिफ्ट लगती है, तो वो क्या बना के थोड़ी पड़ी रहती है, ऑर्डर पे बनाई जाती है, और वो स्पेसिफिक स्टॉक होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, जहाँ पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट को बुला के हमारे एक यूनिट का क्या कॉस्ट आता है वो निकाल लेते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा 80 रुपीज़, तो जो भी अनसोल्ड यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और स्टॉक मिल जाता है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट मिल जाता है। सो व्हेन कॉस्ट डिटेल्स कैन नॉट बी असर्टेन। ये आ गए कॉस्ट फार्मूलाज। डिस्क्लोजर तो एक चेक लिस्ट है, वो तुम देख सकते हो। मेन आ गया रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस। अब देखो रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस इससे समझता है। लेट्स सपोज इन 2021 के बैलेंस शीट में कॉस्ट था 10 रुपीज़ इन्वेंट्री का, NRV 8 रुपीज़, तो 2 रुपये का लॉस हुआ था। उसके लिए हम लोग ने एंट्री पास की थी PNL अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। एक्चुअली 2 एंट्री है, नेट ऑफ कर दिया है मैंने। पहली एंट्री वैल्यूएशन लॉस टू स्टॉक, दूसरी एंट्री PNL टू वैल्यूएशन लॉस। लेकिन अगले साल क्या हो गया ना, NRV इम्प्रूव होकर 11 हो गई, मतलब 3 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई। 3 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई, तो पिछले साल में जो 2 रुपये का लॉस था वो रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं स्टॉक टू PNL, दिस इज़ अलाउड। 2 रुपये से ज़्यादा नहीं है, भले ही हमारा NRV 3 रुपीज़ से इम्प्रूव हुआ है, NRV 3 रुपीज़ से इम्प्रूव हुआ है, लेकिन रिवर्सल उतना ही करना जितना पास्ट में लॉस बुक किया था। तो ये यहाँ पे मैंने तुमको रिवर्सल ऑफ लॉस समझाया था। It should be noted that reversal of valuation loss cannot exceed the actual loss amount which was previously written on. उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद रिवर्सल की एंट्री भी बताई है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ लॉस एंड रिवर्सल ऑफ लॉस अकाउंट डेबिट टू PNL. So this is where I have completed your stock valuation accounting standard. ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरा कंप्लीट होता है। एंड दिस वाज माय लास्ट समरी। देखो काफ़ी लंबी समरी होगी, फर्स्ट टाइम ये 9 मिनट्स 10 मिनट्स की समरी है। चलो दैट्स इट, आई विल स्टॉप हियर।